नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैंने अल जजीरा नेटवर्क में भारत के बारे में खबर देखी। अल जजीरा की हेडलाइन थी कि भारत में मुसलमानों को इबादत करने से रोका जा रहा है। दावा किया गया कि भारत में हिंदू मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। अल जजीरा मिडिल ईस्ट का एक बड़ा न्यूज नेटवर्क है, रेस्पेक्टेबल न्यूज वर्क है। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में लोग इसे देखते हैं। कतर में इसका हेडक्वार्टर है। मुझे खबर देखकर हैरानी हुई। हमारे देश में सद्भाव है, समरसता है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? डिटेल में गए तो पता चला कि इसमें अल जजीरा का कसूर नहीं है। बात बिल्कुल लोकल है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हर जुमे को कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ी जाती है। लंबे वक्त से लोकल लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, इसलिए आज हिंदू संगठनों ने उसी जगह पर गोवर्धन पूजा का ऐलान कर दिया। बात इतनी थी जिसका फसाना बना दिया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 12 की घटना को इस तरह से पेश किया गया जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पूरे भारत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। मैंने गुड़गांव सेक्टर में 12 सेक्टर में जो हालात पैदा हुए उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की। पता किया विवाद का कारण क्या है, झगड़ा क्या है, यह विवाद अचानक शुरू क्यों हो गया, कब से टेंशन है, सरकार का क्या रोल है, हिंदू संगठन क्या कहते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका क्या कहना है, जो लोग सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ते हैं वो कौन हैं और लोकल लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई में हिंदू संगठन मुसलमानों पर दबाव बना रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा देश के खिलाफ साजिश करने वाले कौन हैं और एक घटना को लेकर पूरे देश को बदनाम करने का नैरेटिव कौन लोग सेट करते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से विदेशी न्यूज नेटवर्क को हमारे देश की छवि खराब करने का मौका मिलता है। अल जजीरा ने लिखा कि गुरुग्राम में मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोका गया और फिर यह भी लिखा कि जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते थे वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने रिलीजियस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। खबर में लिखा गया कि गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस ने पहले 37 जगहों पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन आज इनमें से 8 जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। इसी के बैकड्रॉप में कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने पूजा का आयोजन किया था। अल जजीरा ने जिस हेडर के साथ यह खबर छापी उसमें लिखा था इस्लामोफोबिया। इस हेडिंग से क्लियर है, मैसेज यह दिया जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही और यह दिल्ली के पास गुरुग्राम में हो रहा है। यानी राजधानी के करीब जब यह हाल है तो देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों की हालत कितनी खराब होगी, यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने बिना गहराई में गए अल जजीरा की खबर पर मोहर लगा दी। आश्चर्य इसलिए क्योंकि आमतौर पर इंटरनेशनल फोरम्स पर ओवैसी हमेशा भारत का पक्ष रखते हैं, भारत के बरखिलाफ बात करने वालों को उतनी कड़ाई से जवाब देते हैं जितने तीखे अंदाज में वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। लेकिन इस बार ओवैसी ने ट्विटर पर अल जजीरा को टैग करते हुए लिखा, गुरुग्राम में जुमे की नमाज का विरोध यह दिखाता है कि विरोध करने वाले कितने कट्टरवादी हो चुके हैं, कितने रेडिकलाइज्ड हैं। ओवैसी ने लिखा, यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की वजह से हो रहा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि हफ्ते के एक दिन में 15 से 20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करने से किसी का क्या नुकसान हो रहा है, इससे किसी को क्या परेशानी है। ओवैसी ने तो अल जजीरा की खबर पर बिना सोचे समझे यकीन कर लिया, उस पर मोहर लगा दी और मुसलमानों की हालत को लेकर अपनी राय भी जाहिर कर दी। लेकिन हकीकत क्या है, असलियत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। मैं जानता हूं कि जब लोकल लेवल पर इस तरह के छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, मामला हिंदू और मुसलमान का होता है, तो फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसी तरह से पेश किया जाता है जैसे पूरे भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चूंकि हिंदू संगठनों ने गुरुग्राम के सेक्टर 12 में गोवर्धन पूजा का ऐलान किया हुआ था
और आज जुमे का दिन था, इसलिए मैंने 3 रिपोर्टर्स को गुरुग्राम भेजा ताकि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा सके। हमारे संवाददाता अभय पाराशर और मनीष प्रसाद गुरुग्राम के सेक्टर 12 में मौजूद थे, जहां गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था, और कुमार सोनू सेक्टर 47 में थे, जहां आज पुलिस के आदेश के बाद नमाज अदा नहीं हो सकी। अभय पाराशर ने बताया कि सेक्टर 12 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुडा की जमीन पर जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज उसी जगह पर गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम था। टकराव की संभावना थी। विश्व हिंदू परिषद और संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने टेंट लगा दिया था, गोवर्धन की मूर्ति बनाई थी, सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, पुलिस तैनात थी। लेकिन मैं कहूंगा कि मुस्लिम भाइयों ने समझदारी से काम लिया। उस जगह नमाज पढ़ने के बजाय दूसरी जगह नमाज पढ़ ली। कुछ मुस्लिम भाइयों ने तो पूजा के बाद प्रसाद बांटने में भी सहयोग किया। टेंशन नहीं होने दी, कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। आज गोवर्धन पूजा है, उसको लेकर यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। बाकायदा यहाँ पर टेंट लगाया गया है। इससे पहले हालांकि हर फ्राइडे को यहाँ पर नमाज की जाती थी, लेकिन उसको लेकर यहाँ पर जब परमिशन नहीं थी, जो 37 जगहों की बात की जा रही है उसमें यह था कि 2018 के अंदर एक आपसी सहमति हुई थी जिसमें 37 जगह जो है वो चिन्हित की गई थी जहां पर नमाज अदा की जाएगी। लेकिन ये मामला जब खुला, जब ये पता लगा कि प्रशासन की तरफ से बताया गया कि लिखित में किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, लिखित तौर पर परमिशन नहीं है, जिसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हुआ खुले में नमाज पढ़ने का, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई तो प्रशासन ने उन 37 में से 8 जगह ऐसी हैं जिसमें सेक्टर 47 है, सेक्टर 12 है, इन जगहों पर फिलहाल खुले में नमाज के लिए परमिशन नहीं दी गई है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और इसको लेकर आज जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाकायदा यहाँ पर गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं और विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम जो नेता हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल पूजा की जा रही है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि खुले में नमाज की परमिशन नहीं है, तो ऐसे में बिना परमिशन के खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। और उसी को लेकर आज ये जो गुरुग्राम का सेक्टर 12 है, यहाँ पर फिलहाल गोवर्धन की पूजा की जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था जो है फिलहाल यहाँ पर कड़ी की हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में पब्लिक ग्राउंड पर नमाज की जगह गोवर्धन पूजा हुई। ओवैसी ने यह बात तो बताई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे हाईलाइट किया और यह बात गलत भी नहीं थी। और यह भी सही है कि आज गुरुग्राम के सेक्टर 12 और सेक्टर 47 की सरकारी जमीनों पर हर जुमे की तरह आज नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन यह भी सही है कि आज ही गुरुग्राम के 20 इलाकों में सरकारी जमीन पर खुले में जुमे की नमाज हुई। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 29 की हैं। यहां आज ओपन ग्राउंड में पब्लिक प्लेस पर हरियाणा सरकार की जमीन पर नमाज अदा की गई। लेकिन ये तस्वीरें किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई। इसी तरह 20 सरकारी जमीनों पर हर जुमे की तरह आज भी मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए, नमाज अदा की और चले गए। ये बात न तो अल जजीरा ने बताई, न सदुद्दीन ओवैसी ने बताई। मुझे तो यह भी पता चला कि कुछ मुस्लिम भाइयों ने तो सेक्टर 12 में ही ओपन एरिया में नमाज पढ़ी, उन्हें भी किसी ने नहीं रोका। लेकिन यह बात कोई बताएगा नहीं। अब सवाल है कि यह मसला क्या है, विवाद क्या है, क्यों इतनी बात का बतंगड़ बना? हिंदू संगठनों ने उस जगह पर पूजा का ऐलान क्यों किया जहां मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते थे? यह बात हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने उन लोगों से पूछी जो नमाज पढ़ाते हैं, जो इस विवाद में प्रशासन से बात कर रहे हैं। लोकल मुस्लिम नेताओं ने कहा कि एक जगह नहीं, गुरुग्राम में पहले 100 से ज्यादा इलाकों में सरकारी जमीनों पर हर जुमे को नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन कुछ जगहों पर लोकल लोगों ने विरोध किया। आरडब्ल्यूए ने प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। बातचीत के बाद प्रशासन ने मुसलमानों को 37 जगहों पर सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके बाद फिर शिकायत हुई। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि एक बार फिर प्रशासन के साथ मीटिंग हुई और फिर 20 से 22 जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर सहमति बनी। लेकिन इन सब के बीच आज सेक्टर 12 में हिंदू संगठन के लोग आ गए,
नमाज पढ़ाने वाले हाजी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये हुई थी कि नमे के जो डीसी साहब के और हमारे बीच में और हमारे हिंदू समाज के जो 20-22 जगहों पर नमाज होगी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन 3-4 जगह इन लोगों के आदमी पहुँचे वहाँ, उन्होंने वहाँ का माहौल ख़राब किया है और नमाज वहाँ नहीं होने दी है। हिंदू वाहिनी का या हिंदू संयुक्त मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं महावीर जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक आह्वान किया था कि हम 37 की 37 जगहों पर नमाज नहीं होने देंगे। और हमारी सहमति परसों डीसी साहब की और हमारी सबकी सहमति बन गई थी कि आपकी जो है ना 20-22 जगह पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। और आज सुबह भी हमारी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा, और अगर कहीं कोई आदमी जाता है तो आप हमें बताइए, हम उसको, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी 2-3 जगह दिक्कत आई है। ये जगहें जो हैं सरकारी हैं और सरकारी ज़मीनों का मालिक सरकार है, प्रशासन है। हमने उस वक्त भी उनसे इजाज़त ली थी और अब जितनी 20-22 जगह बची हैं अभी भी वहाँ पे नमाज होती है और सरकार की सहमति से, और आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में सहमत होते तब नमाज होती है। अगर उसके बावजूद भी कोई विरोध करता है तो आप समझ सकते हैं वो क्या चाहता है। सेक्टर 12 में क्या है, हम वहाँ पर नमाज पढ़ते थे, वो स्पोर्ट 37 जगहों में था, और उसके बावजूद भी जब उन्होंने ये आह्वान किया कि हम वहीं पर ही गोवर्धन पूजा करेंगे, वहाँ भंडारा करेंगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप दूसरी जगह कर लें, और बहुत सारी जगहें हैं, नहीं माने। तो हमने अपना भाईचारा कायम करने के लिए उन लोगों से कहा था कि हम गुड़गांव के अंदर किसी भी कीमत पे भाईचारा खराब नहीं होने देंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उसके लिए कंधे से कंधा मिलाने के चलिए जान हमारी हमारे साथ है, हम आपके साथ प्रसाद बांटेंगे, बैठेंगे, हवन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम 5100 रुपये का योगदान भी देंगे। अब हाजी शहजाद की बातों को लेकर, उनके इल्जामात को लेकर दूसरा पक्ष क्या कहता है, यह भी जानने की जरूरत है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा से बात की, जो ऐसी बातों में बहुत आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि खुले में नमाज को लेकर गलत जानकारी, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। किसी के पास 37 पब्लिक जगहों पर नमाज पढ़ने की रिटर्न परमिशन नहीं थी। कपिल मिश्रा का यह भी दावा है कि यह परमिशन 2018 में रमजान के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए दी गई थी। बस इसी को बेस बनाकर लगातार खुले में नमाज पढ़ी जाती रही, लेकिन अब प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, इसलिए 8 पब्लिक प्लेसेस पर नमाज बंद हुई है। इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, पार्कों में अगर हर हफ्ते बंद करने लगे अपने धर्म के नाम पर, तो सब लोग अगर ये काम करने लगे तो हर किसी का हफ्ते में कोई ना कोई दिन आ जाएगा और देश में कोई सार्वजनिक स्थान खुल ही नहीं पाएगा। तो अपनी मर्यादा में रहकर सबको धर्मों का पालन करना चाहिए। हमको चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, अपने नौकरी काम धंधे पे जाने की आज़ादी, और ये आज़ादी का संघर्ष गुरुग्राम के लोगों ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। 37 जगह जहां पर नमाज अदा की जाती थी, ये कहा जा रहा है कि परमिशन थी प्रशासन की तरफ से। नहीं, कोई परमिशन नहीं थी, वो एक झूठी खबर थी। केवल एक बार रमजान में एक बार एक दिन के लिए मौखिक परमिशन को हमेशा पूरे साल भर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और जब वो लिस्ट मांगी गई कि दिखाइए कहां पर कोई लिस्ट है, तो ऐसी कोई लिस्ट थी ही नहीं। इसी कारण सभी पक्षों ने यह माना कि इस प्रकार की कोई लिस्ट नहीं है, और अगले 4 हफ्तों में धीरे धीरे सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की जगहों को कम करने का निर्णय लिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि इस निर्णय का पालन किस प्रकार से होता है। अभी 8 जगह जो है वहां पर प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए परमिशन नहीं दी है, बाकी जगह, या फिर इस बार तो गोवर्धन था, अगले फ्राइडे आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, पूरे एक महीने में अगले 4 हफ्तों में धीरे धीरे जगह कम करने के लिए मान लिया गया है। तो इस बार 8 जगह कम हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किसी विरोध करने वाले ने भी कभी क्रिएट नहीं की है। लॉ एंड ऑर्डर की केवल एक ही समस्या है कि सार्वजनिक स्थानों को जनता के लिए बंद किया जा रहा है, सड़कों को बंद किया जा रहा है, पार्कों को बंद किया जा रहा है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में जो निर्णय लिया गया है उसका पूरा पालन होगा, और पालन नहीं होगा तो संघर्ष का रास्ता फिर से खुला हुआ है, आंदोलन का रास्ता, संविधान के अंदर रहते हुए अपने हक को मांगने का रास्ता फिर से खुला हुआ है। बात एक जगह होती है लेकिन खबर दूर तक जाती है। सब जगह आज इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस पूरे मामले का एक तीसरा पक्ष है, वो है प्रशासन। हमारे संवाददाताओं ने प्रशासन से इसके बारे में जानकारी मांगी, पूछा क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने 22 सरकारी जमीनों पर नमाज की परमिशन दी है, क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो पता लगा इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई, न कोई एग्रीमेंट हुआ है। प्रशासन का कहना है कि चूंकि सिर्फ जुमे की नमाज का मसला था, इसलिए सरकारी जमीनों पर नमाज को बंद कराने के लिए सख्ती नहीं की गई। अब यह बात तो क्लियर थी कि प्रशासन ने कोई परमिशन नहीं दी, तो हमारे संवाददाता ने दोबारा हाजी शहजाद से बात की।
तो हाजी साहब ने कहा उन्होंने, वो जानते हैं कि कोई लिखित परमिशन नहीं है, अब 2-4 दिन में लिखित परमिशन भी मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि यह सिलसिला कब से शुरू हुआ, कब से सरकारी पार्कों का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जा रहा है, क्या ये अभी शुरू हुआ या ये सिलसिला पुराना है? तो ये समझने के लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू गुरुग्राम के सेक्टर 47 में पहुंचे। यहां के सरकारी पार्कों में भी जुमे की नमाज होती है, विरोध के कारण आज नहीं हो पाई। कुमार सोनू ने सेक्टर 47 में नमाज पढ़ाने वाले इमाम से बात की। हाजी वारिस ने बताया कि पहले कुछ लोग नमाज पढ़ने आते थे, अब संख्या ज्यादा हो गई है। उन्हें सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ाते हुए 8 साल बीत गए। अब लोग गाड़ी में चटाइयां लेकर आते हैं जिन पर बैठकर कम से कम 100 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। हाजी हारिस ने बताया कि लोकल मुसलमान नमाज पढ़ने यहां नहीं आते, यहां ज्यादातर वो लोग आते हैं जो बाहरी हैं, लेकिन इस इलाके में मेहनत मजदूरी करते हैं। कितने टाइम से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं नमाज? यहाँ तो 4 साल मुझे यहाँ हो गई, उससे पहले वहाँ पढ़ा रहा था मैं, 8 साल मुझे हो गए तकरीबन। अच्छा, तो ये विवाद क्या है जो अब यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? अब आप देख तो रहे हैं भाई। नहीं, आपके हिसाब से जानना चाहते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ। अब बेचारे 2 चंद साथी हैं, हाँ। जो RKW के हैं, हाँ। उन्हें कोई दिक्कत है जी यहाँ नमाज ना पढ़ें। हाँ। अब जैसा प्रशासन कहेगा और कह रहा है, हाँ। हम खुशी से उस पर लब्बैक हैं। जहाँ दूसरी जगह के लिए वहाँ पढ़ लेंगे। अच्छा, कि हमें तो भाईचारा बढ़ाना है और भाईचारे के साथ हमें यहाँ रहना है। हम रहते हैं और रहेंगे, सबसे मिलकर के रहेंगे, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुले में नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं आप लोग? कहीं मस्जिद में, ईदगाह में, कहीं पे भी आप वहाँ पे? हमारे यहाँ मस्जिदें बहुत कम है, नहीं गुड़गांव में तो 3 ही मस्जिद हैं। हाँ। पुराने में हैं कुछ मस्जिदें, और 5-6 लाख के हम मुसलमानों की आबादी है जो बेचारे यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं, मजदूर तबका आया है। तंगाई की वजह से इस तरीके से हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, वरना किसको खुशी होती है यहाँ चट्टल मैदान नमाज पढ़ने की। यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं? क्या यहाँ पे काम करने वाले या लोकल लोग हैं जो रहते हैं? काम करने वाले भी आते हैं, सेक्टरों में वो भी आते हैं बेचारे। हाँ। जो सेक्टरों में रहते हैं वो भी आते हैं, यहाँ तरफ से भी लोग आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है पूरी नमाज को? मैं देख रहा हूँ आपकी गाड़ी में बहुत सारे मैट हैं और बहुत सारे जो है बर्तन हैं। बहुत सारे नहीं हैं, 4-5 लोटे हैं जो करते हैं, 4 चटाइयाँ हैं, काफी सारी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आप देख लेता हूँ, ये देखिए। हाँ हाँ, ये काफी लोगों के बैठने की जगह है। तकरीबन 100 आदमी आ सकते हैं आराम 100 से। आदमी। जी जी जी, है ना? यहाँ कमरा ले रखा है, सामान रख देते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं आधे घंटे में सब। और कोई परेशानी नहीं किसी को। अब तकलीफ जैसा प्रशासन खड़ा माशाल्लाह, क्या ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खुशी के साथ उन भाइयों को आज कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है। हमने पहले बयान दिया था, वो आगे आते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। हाँ। उसी में मैं आज आमादा हूँ। तो आपको जैसे प्रशासन अगर ये कहे या लोकल रेजिडेंट्स जिनको आपत्ति है, तो आप यहाँ से हटने के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो प्रशासन कहेगा, अरे सम्मान, मैं तैयार हूँ मानने के लिए, सब मानने के लिए तैयार हैं। अगर मस्जिद दूर हो, आने जाने में वक्त लगता हो, इसलिए लोग आसपास के पार्क में या सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ लेते हैं, इससे लोकल लोगों को क्या दिक्कत है? सोसाइटी से लोगों को क्या परेशानी है? यह सवाल भी हमारे संवाददाताओं ने उन लोगों से पूछा जिन्होंने प्रशासन से शिकायत की थी। इस इलाके के लोगों ने बताया कि पहले 2-4 लोग नमाज पढ़ने के लिए पार्क में आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 2 दर्जन आने लगे, अब सैकड़ों लोग आते हैं, सड़क बंद हो जाती है, गाड़ियों की वजह से जाम लग जाता है, और चूंकि सबके सब बाहरी होते हैं, दूसरे इलाकों से आते हैं, इसके कारण सिक्योरिटी को लेकर भी आशंका रहती है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब नमाज के लिए मस्जिद है तो फिर सरकारी जमीनों पर नमाज के नाम पर कब्जा करना कहां तक ठीक है? एक भी रेजिडेंट से सलाह नहीं ली गई कि भाई यहाँ नमाज का जगह अलॉट की जाए। हाँ। विरोधी इसलिए भी ज्यादा बढ़ा है कि भाई हमारे से कहा, म्यूचुअली कहा हुआ। फिर म्यूचुअली तब होता है कि अगर ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है भाई, हमें कोई एतराज नहीं, पढ़ लो यहाँ। हाँ। तब म्यूचुअली होता है ना, तो म्यूचुअली नहीं था ये जगह। तो हमारे प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने यहाँ पे शिफ्ट की थी, अदरवाइज सामने जो पार्किंग स्पेस है घर के बिल्कुल सामने, वहाँ पड़ते थे, और वहाँ पे इनकी संख्या करीब 200-300 हो जाती थी। तो थोड़ा सा सेक्टर के अंदर जब विरोध होने लगा, तब हमने विरोध, वही जानना चाह रहा हूँ, क्यों विरोध होने लगा? क्या पार्किंग का इशू होने लग गया और सड़क पर जाम लगने लग गया? क्या होते यहाँ ये सड़क पे जो भी पढ़ने आते हैं, क्योंकि लोकल रेजिडेंट एक भी नहीं है। हाँ। सभी किसी ना किसी साधन से आते हैं, यही आसपास सारे घूमते हैं, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और खुले में नमाज पढ़ना थोड़ा अलग
हो जाता है। अब हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मंदिरों में ही जाते हैं। अगर आप अब नमाज़ पढ़नी है तो आप अपने पब्लिक प्लेसेस को छोड़ के आप मस्जिद में जाइए, अपने घरों में पढ़िए, वो हमारा विरोध है। हर एक चीज़ का एक अलग स्थान बना हुआ है और शुभ वो सारी चीज़ें हर एक की वहीं पर ही होनी चाहिए। अब हम लोग हैं, हम अपना मंदिर में करते हैं, वो अपना मस्जिद में करिए, वो अपनी छत पर कीजिए, खुले में होता है उनका, उसी हिसाब से वो अपना करें तो ज़्यादा बेटर है। कुछ यहाँ पर फिर बच्चे भी नहीं आ पाते, यहाँ पर ये होता है तो बच्चे खेल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेके, ये जो बाहर से आके, यहाँ कोई भी लोकल नहीं है, जो मोमडन आके जो नमाज अदा करते हैं सब बाहर के हैं। आप चाहे तो उनका एक बार आइडेंटिटी आप चाहे उनको चेक कर लो। एक लोकल विवाद को लेकर इतनी डिटेल में आपको ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि ऐसी घटनाओं के जरिए ही पूरी दुनिया में भारत की सेक्युलर छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसी एक घटना के आधार पर अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गुरुग्राम में मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने से क्यों रोका गया। हफ्ते में एक दिन में सरकारी जमीन पर बैठकर कोई इबादत कर लेगा तो क्या चला जाएगा। वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। बात सही है, सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन यह भी सही है कि नमाज के लिए, इबादत के लिए मस्जिदें हैं, पूजा के लिए मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं। अगर इसी तरह सभी धर्मों के लोग सरकारी जमीनों पर पूजा के लिए हर हफ्ते इकट्ठा होने लगेंगे तो मुश्किल तो हो जाएगी। हम देखते हैं कि नमाज के वक्त कई जगह सड़कें बंद कर दी जाती हैं। लोग कहते हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं, फिर विवाद शुरू होते हैं, झगड़ा होता है। इसीलिए किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सरकारी जमीन पर इबादत की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ओवैसी मुसलमानों के मामले में बहुत बोलते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि वो ये बता रहे हो कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, फ्रांस में, ट्यूनीशिया में, तमाम मुल्कों में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि वहां भी मुसलमानों को सड़क पर बैठकर, सरकारी जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है, लेकिन वहां सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्रांस में 10 साल पहले यह ट्रेंड शुरू हुआ था। जुमे के दिन सड़क पर या सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने के लोग इकट्ठा होने लगे थे। उस वक्त निकोलस सरकोजी फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर थे। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया, जबकि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 7.5% है। तब किसी ने नहीं कहा कि फ्रांस में मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। सरकारी जमीन पर, सड़क पर, पार्क में या किसी पब्लिक प्लेस पर पूजा की, नमाज की, इबादत की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसे समझाने की, रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। इसमें हिंदू संगठनों को, हिंदू नेताओं को बीच में आने की या बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर गोवर्धन पूजा आयोजित नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुसलमानों कोई गलती की है तो हिंदू भी वही रास्ता अख्तियार करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं से टकराव होता है। कभी कभी यह टकराव दंगों में बदल जाता है और देश की बदनामी होती है, बड़ा नुकसान होता है। अब एक दूसरे विषय की बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कैसे सियासत हो रही है, यह देखने की जरूरत है। 2 दिन पहले तक इस मामले में विरोधी दल एग्रेसिव थे, बीजेपी डिफेंसिव पर थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। अब उल्टा है, बीजेपी अटैकिंग पोजीशन में है और विरोधी दल डिफेंसिव पर। यह इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर एक झटके में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और इसके बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने वैट की दरें और घटा दी। अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर प्रेशर है कि वो भी उन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करें जहां उनकी सरकारें हैं। अब तक वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती सिर्फ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी वाली सरकारों ने की है। अभी तक कांग्रेस शासित किसी भी राज्य ने वैट को कम नहीं किया है, ना ही दूसरे विरोधी दलों वाली सरकारों ने इसमें कोई एक्शन लिया है, कोई कमी की है। यानी राजस्थान, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में अब भी पेट्रोल की कीमतें दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है और काफी ज्यादा है। इसी बात को लेकर आज बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना लगाया।
बीजेपी ने कहा अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है, एनडीए रूल्ड स्टेट्स में भी वैट कम हो गया है, बीजेपी ने लोगों को राहत दी है। कांग्रेस जो अब तक बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस की राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट कम क्यों नहीं करती? जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू? गौरव भाटिया ने दिल्ली समेत दूसरे राज्यों का नाम क्यों लिया, इसे समझने की जरूरत है। असल में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया है। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था जब यूपी से सस्ता पेट्रोल दिल्ली में मिलता था। एनसीआर में रहने वाले ज्यादातर लोग पहले दिल्ली से ही पेट्रोल भरवाते थे, लेकिन अब हालत यह है कि यूपी में पेट्रोल दिल्ली से सस्ता हो गया है। अब दिल्ली के लोग यूपी में यानी नोएडा और गाजियाबाद जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर है, जबकि नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए 36 पैसे और गाजियाबाद में 95 रुपए 28 पैसे है। यानी दिल्ली और गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 8 रुपए 69 पैसे का फर्क है। यानी दिल्ली में जितने पैसे में 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा, उतने ही पैसे में गाजियाबाद में करीब 11 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और यह अंतर इसलिए आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वैट में कटौती नहीं की। दिल्ली में अभी भी 30% वैट है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने वैट में जबरदस्त कमी कर दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज कम की थी, योगी ने वैट कम करके 7 रुपए प्रति लीटर और कटौती कर दी। इसलिए अब दिल्ली के लोग भी गाजियाबाद और नोएडा के पेट्रोल पंप पर लाइन लगा रहे हैं। फायदा है एक्चुअली क्या है कि डेली आना जाना है स्कूटी से, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग रहा था। अगर हम अभी भी दिल्ली से डलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ, दिल्ली जाती हूँ तो प्रेफर करती हूँ कि यूपी से ही डलवाऊँ, क्योंकि यूपी में कम ही रहता है पेट्रोल दिल्ली से। तो लगभग 1 रुपए किलोमीटर का फर्क पड़ गया बहुत, विच इज़ क्वाइट गुड। और मैं तो कहता हूँ कि और भी इसको जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए भाई, जब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर एग्री, क्यों कुछ स्टेट की वजह से कस्टमर सफ़र करे? तो अगर ये जीएसटी के दायरे में आएगा तो ये शायद 70-75 रुपए 76 रुपए तक बिकेगा। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद केजरीवाल भी कीमत कर सकते हैं। वैट कम करने के मुद्दे पर केजरीवाल खामोश हैं, कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राज्यों पर वैट कम करने के लिए प्रेशर डालने के बजाय केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी और कम कर देनी चाहिए। जहां 5 रुपए कम किए तो उसे और भी कम कर सकते हैं। हमारा विनम्र रूप से केंद्र सरकार का कहना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। जिस तरह से उन्होंने अपने टैक्सेज बढ़ाए हैं, उसकी वजह से इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपए घटा सकते हो तो 25 रुपए भी घटा सकते हो। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको निर्णय ले, जो काम उनको करने हैं वो राज्यों पे छोड़ देते हैं, और जो नहीं करने हैं वो सारे केंद्र सरकार करने लगती है। दिल्ली की तरह पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं किया है, वैट कम नहीं किया है। इसीलिए जो हाल दिल्ली यूपी बॉर्डर का है, वही हाल पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर का है। पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा है, हरियाणा में सस्ता हो गया है।
इसलिए पंजाब के लोग हरियाणा में पेट्रोल डीजल लेने आ रहे हैं। मोहाली के लोग पंचकुला जाकर पेट्रोल भरवाते हैं। पंजाब में इस वक्त पेट्रोल पर 25% वैट है। इसके अलावा 10% एडिशनल टैक्स भी है। इसलिए इस वक्त पंजाब में पेट्रोल 105 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। अब हरियाणा में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसीलिए पंजाब के लोग हरियाणा आकर पेट्रोल खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हरियाणा की सरकार वैट कम कर सकती है तो फिर पंजाब की सरकार क्यों नहीं कर सकती। आप हरियाणा से हैं पंजाब से? मैं पंजाब से। पंजाब से हैं। हाँ, तो पेट्रोल हरियाणा से डलवा रहे हैं? हाँ, पेट्रोल हरियाणा से डलवाते हैं ताकि क्या वजह है? यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है पंजाब के मुकाबले। हाँ जी, पंजाब में और यहाँ पे 6 रुपए का डिफरेंस है। 6 रुपए का डिफरेंस है। हाँ जी। पंजाब में भी होने चाहिए, जैसे यहाँ हरियाणा में रेट गिर गया एकदम से रातों रात, तो पंजाब में भी गिरना चाहिए। पंजाब की सरकार को भी देखना चाहिए भी कैसे, मतलब आम जनता को कैसे तेल पवाना, कैसे महंगा होता है तेल, तो उनको भी देखना चाहिए। आम बंदा कैसे तेल पवाता है, आजकल की इतनी महंगाई है तो बंदा क्या कर सकता है। मजदूर जो इतने रेट बढ़ रहे हैं तो उसको कम करना चाहिए। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ। आजकल पंजाब की सरकार के बारे में चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं। सिद्धू दावा करते हैं कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, सरकार पर बिजली के रेट कम करने का प्रेशर है। कांग्रेस की सरकार से टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब यह पूछा गया कि सारी मांगें तो लंबी चौड़ी हैं, पेट्रोल और डीजल पर वैट तो एक ही झटके में खत्म किया जा सकता है, क्यों नहीं करते? चीफ मिनिस्टर चन्नी से कहकर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम क्यों नहीं करवाते? तो सिद्धू ने इस पर एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दे दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि विचार तो किया है, सरकार से बात भी हुई है, लेकिन क्या करें, पंजाब कर्जे में डूबा है, खजाना खाली है। ऐसे में वैट कम करने से सरकार के सामने बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। पंजाब सरकार दे नाल इस मसले दे उत्ते बहुत गल्लां होईयां ने, कोई ये नहीं है भी मीडिया के थ्रू गल्लां करन वालियां ने। साडे जनरल सैकटरी साहब बहुत सूझवान, उन्हां कोल सर्वे जांदे ने, उन्होंने भी गल कीती है और मैं अपनी गल नूं बड़े ईमान दे नाल रखिया कि अज साडा टैक्स सब तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कर्जा ज्यादा, इस करके ये जिहड़ा टैक्स है, ये टैक्स जिहड़ा हैगा ये सब तो घट होना चाहिए। ये विचार वटांदरा होया और महंगाई करके अज 4 सीटां हारी है, तां 10 रुपए थले आए ना। इस करके मैं ये भी कहता रहा कि 5 लाख करोड़ का जिहड़ा कर्जा है, 5 क्यों? क्योंकि सॉफ्ट लोन्स ने। सॉफ्ट लोन मतलब बिल्डिंगां गिरवी पईयां ने, म्यूनसिपैलिटियां गिरवी पईयां ने, गेस्ट हाउस गिरवी पे ने। और वो क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगता है भी ये सरकार के उत्ते कर्जा, लोगों को गलत फहमी ना रहे, इस करके मैं लोगों को अवेयर करदा। और मैं लोगों को बार बार कहना कि ये टैक्स तुसी चुका रहे हो, टोल दे के, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे के, ये तुसी चला रहे हो। नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं ये वही लाइन है जो राहुल गांधी ने सेट की है। कांग्रेस के ज्यादातर राज्य इसी लाइन पर बोल रहे हैं। कांग्रेस अब पेट्रोल और डीजल पर वैट की बात नहीं करेगी, वैट कम नहीं करेगी, केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी और ज्यादा काटने की मांग करेगी और यह कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज कम करके उतना कर दे जितना 2014 में था। उसके बाद कांग्रेस की राज्य सरकारें वैट कम करने पर विचार करेंगी। असल में यह सिर्फ वैट कम न करने का बहाना है। पंजाब की तरह महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने भी यही लाइन ली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ही पड़ोसी राज्य गुजरात में बीजेपी की सरकार है। लेकिन दोनों राज्यों में पेट्रोल के दाम में कितना फर्क है यह भी मैं आपको बता देता हूं। मुंबई में इस वक्त पेट्रोल करीब 110 रुपए लीटर है। यह रेट तब है जब मोदी सरकार ने 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी 26% वैट के साथ 10 रुपए का एडिशनल टैक्स लगाती है, जबकि गुजरात में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपए का मिल रहा है। क्योंकि गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 7-7 रुपए का वैट कम कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल के रेट कम करने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के हिस्से के जीएसटी का भुगतान करे। अगर मोदी सरकार महाराष्ट्र का पैसा रिलीज कर देगी तो उद्धव ठाकरे की सरकार पेट्रोल पर वैट कम कर देगी। जहां तक सवाल है, बीजेपी राज्यों का अपना वैट कम कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब सीधे उन्हें केंद्र से पैसा दे रहे हैं। गैर भाजपाई सरकारों को न समय पे जीएसटी दिया जा रहा है, न एनडीआरएफ के जो भी नुकसान होते हैं उसकी भरपाई दी जाती है। पूरी तरह से गैर भाजपाई सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और निश्चित रूप से सरकारें अपना बजट बनाए रखने के लिए जो भी निर्णय है वो ले रही हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर जनहित में मोदी सरकार जो 22 लाख करोड़ रुपए का अभी तक टैक्स उन्होंने वसूला है, राज्यों को उनका हिस्सा समझकर दे दें तो हम जितना कहेंगे उससे ज्यादा टैक्स कम कर देंगे। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इन बातों को गलत बताया। फडणवीस ने कहा कि सभी राज्यों को उनके हिस्से का जीएसटी मिल रहा है, महाराष्ट्र को भी मिल रहा है। मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पहले उद्धव ठाकरे सरकार वैट कम करे, उसके बाद इधर उधर की बात करे। मला असं वाटतं की हे जे काही बोलणं आहे ना, मी दुर्दैवाने असं म्हणतो की ज्यांना समजतच नाहीत अशी मंडळी या सगळ्या गोष्टी बोलतायत। पहिल्यांदा तर जीएसटीची रक्कम मिळतेच आहे, मागच्या वर्षी मिळाली, यावर्षी मिळणार आहे, ती कुठेच जात नाही। पण केंद्राने 5 रुपये टॅक्स कमी केला की ऑटोमॅटिक 7 रुपये टॅक्स कमी होतो। आमचं म्हणणं तो 10-12 रुपये करा ना। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, मगर एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी राजस्थान में इस वक्त 111 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% वैट लेती है और फिलहाल इसे कम करने के मूड में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल में पेट्रोल करीब 99 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 7.5% की कटौती की है। इसी तरह डीजल पर भी 17 रुपए कम हो गए हैं। लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार को थोड़ी और दरियादिली दिखानी चाहिए, एक्साइज में और कटौती करनी चाहिए। जब राजस्थान के मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा से पेट्रोल पर राज्य सरकार के टैक्स में कटौती के बारे में पूछा गया तो महंगाई के मुद्दे पर आ गए। कहा महंगाई बहुत बढ़ गई है, केंद्र सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। उसके तुलनात्मक, उसके अनुपात में अगर आप पेट्रोल और डीजल के भाव अगर करोगे तो आज पेट्रोल कायदे से 70-72 रुपये, 75 रुपये से भी कम होना चाहिए और डीजल 55 और 60 रुपये होना चाहिए। और जबकि आज भी इस रेट को कम करने के बाद में भी पेट्रोल 100 से ऊपर है और डीजल भी 100 के लगे बगे 97, 98, 99 रुपये। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता सब जानती है कि आप क्यों और किस तरीके से कर रहे हो। तो इस तरीके की साजिश रचने के बजाय सीधा जनता से माफ़ी मांगे कि हमने महंगाई कम नहीं की और अब हम पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम आप कम कर नहीं रहे हो, खाद्य पदार्थों के जो भाव बढ़ गए उसको आप कम कर नहीं रहे हो, स्टील के, सीमेंट के जो भाव आसमान छू रहे हैं। मैं समझता हूं आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो केंद्र सरकार को आज के दिन कम से कम लोगों को एक तोहफा देना चाहिए जिससे देश के लोग खुशहाली के साथ में रह सके। पेट्रोल और डीजल राज्य सरकारों के लिए कमाई का बड़ा साधन है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार पेट्रोल पर 25% वैट लेती है और इसके साथ साथ 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाता है। आज चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से पूछा गया वो अपने स्टेट में वैट कम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी और कम कर सकती है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज 2014 के लेवल पर लाए तो राज्य सरकारें भी वैट उसी लेवल पर कर देंगी। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उसी स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है।
तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी ही, उसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। सर लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने कम किया है, तो इसको नोटिफिकेशन देखें आप, भाजपा शासित राज्यों में घटा दिए बोल रहे हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन किया है। कल तो वैसी छुट्टी थी, कब नोटिफिकेशन हो गया? मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाएं। ये 5 रुपये का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपये बढ़ा दो, फिर 5 रुपये कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको वो उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपये में। ले आइए, स्वागत करेंगे। ये तो सही है कि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़े और विरोधी दलों ने इसका फायदा भी उठाया, काफी शोर मचाया। हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने इसे एक बड़ा इशू बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, केंद्र सरकार का टैक्स कम किया और फिर बीजेपी की शासन वाली राज्य सरकारों ने वैट कम कर दिया। अब बीजेपी के लीडर पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकारें वैट कम क्यों नहीं करती। राज्य सरकारों के अलग अलग तर्क हैं। कोई कह रहा है कि पहले हमारा जीएसटी का भुगतान करो, कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार टैक्स और कम करे, लेकिन लोगों को लगता है यह सब बहानेबाजी है। अब तो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है कि राहुल गांधी अपनी सरकारों से वैट कम करने को कहें। इसका एक बड़ा असर यह होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के खिलाफ बढ़ती कीमतों के बारे में जो आंदोलन की तैयारी की थी, मोदी सरकार ने अपने एक फैसले से उसकी हवा निकाल दी है। अब कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल डिफेंस में तर्क खोज रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पूरी तरह आस्था में डूबे दिखाई दिए। मोदी आज सुबह सुबह केदारनाथ पहुंचे, उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और इसके बाद केदारनाथ में पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया, उद्घाटन किया और 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। मोदी ने कहा कि 8 साल पहले 2013 में हुई तबाही के बाद किसी को भरोसा नहीं था कि केदारनाथ धाम दोबारा बस पाएगा, लेकिन बाबा केदारनाथ की कृपा है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट का उनका अनुभव है, इसीलिए यह संकल्प पूरा हो पाया। आज केदारनाथ धाम से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कैसे ज्यादा वैभवशाली होकर खड़ा है। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता। वाकई में 8 साल पहले केदारनाथ में जो तबाही हुई थी उसकी तस्वीरें डराने वाली थी। मुझे याद है जब बाढ़ का पानी उतरा था उस वक्त सिर्फ मौत का तांडव दिखाई दे रहा था। मंदिर के आसपास लाशें बिखरी हुई थी, केदारनाथ तहस नहस हो चुका था।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाबा केदार के वैभव को फिर से लौटाया जाएगा, लेकिन मोदी ने करके दिखाया। आस्था और धर्म के साथ साथ अगर सोच सकारात्मक हो, दृढ़ संकल्प हो और अनुभव हो, तो कैसे बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है, कैसे नई शुरुआत की जा सकती है, यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। और अब बात करते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन की। आज दिल्ली की हवा बहुत जहरीली रही। चूंकि कल दिवाली थी, थोड़े बहुत पटाखे भी चले, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिवाली के कारण पॉल्यूशन बढ़ गया। आज सुबह पूरी दिल्ली पर धुएं की चादर थी, स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में चला गया। मैं आपको 4 और 5 नवंबर को दिल्ली की हवा का हाल दिखा देता हूं। 4 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 था, जो आज 462 हो गया। इसी तरह PM10 का लेवल 402 से बढ़कर 619 रिकॉर्ड किया गया। PM2.5 का स्तर 237 से बढ़कर 492 दर्ज किया गया, जो सीवियर कैटेगरी है। दिल्ली में पॉल्यूशन की सिचुएशन खराब होने के लिए कोई पटाखों को दोषी ठहरा रहा है, तो किसी का कहना है कि पटाखों को दोष देना गलत है। उनके मुताबिक अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन होता ही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान पराली जलाते हैं, उसकी वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। हालांकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन के लिए पटाखों को ही बेसिकली जिम्मेदार मान रही है। दिल्ली पुलिस ने पटाखे जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया, 210 केस दर्ज किए, 143 लोगों को अरेस्ट किया। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने लोगों से पटाखे जलाने कहा, उनको पटाखे जलाने के लिए उकसाया। कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए और जिसके कारण भी आज का AQI स्तर बढ़ा है, जिसकी संभावना पहले से थी। और इसीलिए सरकार लोगों से अपील कर रही थी, अपोजिशन के लोगों से भी अपील कर रही थी कि इस तरह का राजनीतिक फायदे के लिए इंटेंशन के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए आप कार्रवाई न करें, लोगों को ना उकसाएं। लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे भी जलाए और जिसकी वजह से इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरफ से पिछले जब से पटाखा बैन करने की घोषणा हुई और विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा था, वो इस बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि पटाखे से ही पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें दावा किया गया कि दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन है, सड़कों पर उड़ती धूल है। पॉल्यूशन के लिए जो 10 कारण बताए जाते हैं, उनमें पटाखों का नंबर 8वें नंबर पर है। पटाखों से होने वाले पॉल्यूशन की हिस्सेदारी 0.3% है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, इस पर तो लगातार बहस होती है और होती रहेगी। लेकिन यह सच है कि दिल्ली की हवा इस वक्त जहरीली हो गई है और इस पूरे महीने यही हाल रहने वाला है। यही वजह है कि जिन्हें सांस की दिक्कत है, उन लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि उनके इंस्टीट्यूट में पिछले कई साल से इसे लेकर स्टडी चल रही है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं और जो पहले से इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी हालत सीरियस हो जाती है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलो अप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशंस जो है बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। उन लोगों में भी बढ़ जाती है जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले नहीं रही और जो यहाँ इस एरिया में वो रहने लगते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हाई है, तो उनको भी रात को सांस की तकलीफ होती है, ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है और कई दफा उनको भी इनहेलर की जरूरत पड़ जाती है। तो हवा खराब है, सावधान रहने की जरूरत है। अब हवा ठीक कैसे हो? पिछले कुछ साल का जो अनुभव है वो ये कहता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन न तो पटाखों पर पाबंदी लगाने से कम हुआ, न ऑड इवन नंबर की कारें अलग अलग चलाने से कम हुआ, न ही पराली जलाने की घटनाएं आदि होने से कोई खास फर्क पड़ा। दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ
तब कम होता है जब दिल्ली में बारिश होती है। थोड़ी सी बारिश से पोल्यूशन कम हो जाता है और इसीलिए बाकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं।